गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि आज हमारी जो क्लास है वो उत्तराखंड एपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर का जीएस का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में 2016 में जो एपीओ की परीक्षा हुई थी उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये जीएस का पेपर है। लॉ का पेपर मैंने कल सॉल्व करा दिया आप लोगों को, और जो लोग देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं समय निकाल के उसको देख लें एग्जामिनेशन देने से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत फायदेमंद होते हैं। आज जो जीएस का पेपर हम लोग करने जा रहे हैं वो जीएस का पेपर आपको उस परीक्षा के लिए तो फायदेमंद रहेगा ही। जीएस तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जीएस उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आप अपने आप को चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग होती है। तो आप अपने आप को जरूर चेक करिएगा। हम आपसे आपका आंसर नहीं पूछेंगे क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा, छोटी सी क्लास है और उस क्लास के अंतर्गत हम सिर्फ सही क्वेश्चन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए, रंजना नमस्ते, मधु नमस्ते, स्तुति नमस्ते, अंकित नमस्ते। तो चलिए थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और ये है जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जुडिशियरी की प्रिपरेशन कराई जाती है, लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और यहाँ पर देश के सबसे एजुकेटेड, सबसे अनुभवी, बेस्ट एजुकेटर जो हैं, ऐसे लोगों से आपको गाइड कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि समय समय पर नए नए बैच शुरू होते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको नया बैच नहीं मिलेगा, हमेशा नए नए बैच शुरू होते रहते हैं तमाम। लेकिन उस बैच का लाभ आप प्लस का माने सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ही कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो उस क्लास का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक स्पेशल क्लास भी होती है इस पर, और स्पेशल क्लास का फायदा कोई भी ले सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में होती है। इसके तक एक्सेस आपकी सबकी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इससे। और इससे आगे बढ़ने में अब समस्या आती है कि एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी हो सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते होंगे पता नहीं। तो ये सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, 9 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही सिर्फ 9 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि सारे सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट, लोकल लॉ, माइनर, सब कुछ पढ़ाया जाता है। माधवी गुड इवनिंग। और फिलहाल की बात करते हैं तो अब राजस्थान के लिए जुडिशियल सर्विस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में ही है, सबके लिए अवेलेबल है। 14 को और 21 को 2 सेट बचे हुए हैं अभी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं T20 मार्क टेस्ट सीरीज की। T20 मार्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो सुबह 9 से 9:30 बजे तक ये भी होता है, इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री में है। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो क्या करें, आप देखिए, ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है कि कौन सा प्लान आप चुनेंगे। कोई भी प्लान चुनेंगे, आपको नीचे उसका फीस स्ट्रक्चर लिखा होगा और उसमें ये भी लिखा होगा कि आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करेंगे तो आपको कितना पड़ेगा। और जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ छूट हो जाए, 10% तक की छूट इससे भी हो जाएगी अगर आप राय लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो। ये रेफरल कोड होता है जो कि RAILIVE, राय लाइव को अगर यूज करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट उसमें भी हो जाए। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है जिस पर ये आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको UA जुडिशियरी धर्मेंद्र इसे सर्च करना, UA जुडिशियरी धर्मेंद्र, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और गुड इवनिंग बाल मुकुंद। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना देर किए, जल्दी जल्दी से रिवीजन आपका करा देते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन की उपयोगिता तो खत्म हो गई है, इसकी भी उपयोगिता खत्म हो गई है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, उस समय जब 2016 का पेपर हुआ था तो लिखा है कि किस देश से लड़ाकू जेट विमान राफेल खरीदेगा। तो अब ये पास्ट हो गया ना, उस समय फ्यूचर था, तो ये कहां से, ये फ्रांस से खरीदा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी रहने दीजिए। हाँ, कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का अब स्थायी स्थल बन गया? तो ये हो गया है, आप जानते हैं बहुत सारे फिल्म समारोह गोवा में होते हैं क्योंकि वहां पे उस तरीके का माहौल मिल पाता है, तो यहां पर गोवा हो जाएगा आपका सही। मधेसी आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो मधेसी आंदोलन जो संबंधित है वो संबंधित है नेपाल से। शक संवत महीनों का क्रम क्या है? ये हिंदी महीना है और इसका सही क्रम क्या है? तो ये इसका सही क्रम हो जाता है, ज्येष्ठ, फिर उसके बाद आषाढ़, सावन, फिर उसके बाद भाद्रपद, फिर उसके बाद जाड़े में दिसंबर में पौष आता है, फिर उसके बाद फरवरी के आसपास फागुन आता है। तो इस तरीके से ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, बशर अल असद राष्ट्रपति हैं कहां के? सीरिया के। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार सभी राज्यों की सीमाएं लगती हैं? किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड भी लगा हुआ है, सिक्किम भी लगा हुआ है, बंगाल भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है और तथा बिहार भी लगा हुआ है। नेपाल से इतने स्टेट भारत के जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पवन चैमलिन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बन गए? पवन चैमलिंग जो हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन से राज्य के हैं? पवन चैमलिंग जो है वो सिक्किम के, सिक्किम के। द टर्बुलेंट ईयर्स एक बुक है, टर्बुलेंट ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी जी रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ है, कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी वैशाली में। और पाटलिपुत्र में कब, कौन सी हुई थी? तो थर्ड हुई थी। ठीक है, द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। अगला, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बच्चे भी बता देते हैं। बोध गया में प्राप्त किया था ज्ञान। किस स्थान पर? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? तो ये 14 है। कठिन क्वेश्चन है ना ये। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा, दो होती है ना, हीनयान और महायान। तो ये जो कनिष्क जो है बहुत बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार इसने भी किया, तो ये महायान शाखा का अनुयायी था बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज थी? कौन सा ऐसा शासक है जिसको कविराज भी कहा जाता था? ये कौन सा है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का
अरे उसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। बीड़ा वगैरह लेके फोटो बनाई गई थी इसकी, ये भी है, कभी कभी पूछ देता है आपकी प्री की परीक्षाओं में। प्रयाग प्रशस्ति किसने कराया था, तो इसी समुद्रगुप्त ने ही कराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का काम किया। हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का पहला सुल्तान कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नहरों वगैरह का निर्माण कराने की भी पूछा जाता है आपसे कि नहरों का निर्माण किसने कराया, किसके शासनकाल में हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने इक्तादारों को आवंटित नहीं किया? इक्तादारों को कौन सा क्षेत्र आवंटित नहीं किया? दोआब क्षेत्र जो है इक्तादारों को आवंटित नहीं किया। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो ये सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा जो थी वो जलाली थी। नेक्स्ट, मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाला कृषि ऋण को क्या कहा जाता था? किस समय में? मुगल काल में। किसको? किसानों को दिया जाने वाला ऋण जो होता था उसको क्या कहा जाता था? तकवी। क्वेश्चन तो आईएएस लेवल का कुछ मिल जा रहा, तो तकवी कहा जाता था, कृषि ऋण को तकवी कहा जाता था। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एपीओ वगैरह के लेवल का क्वेश्चन यही है, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ के जान सकते हैं। अब इससे पहले वाला तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नहीं जानते हैं ज्यादातर। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता। कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों लोग थे कैबिनेट मिशन में, ये तीनों लोग थे, लेकिन साइमन नहीं। साइमन नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की? 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की थी? तो ये किया था महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने मदद की। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। निम्न में से किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया था? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद करिएगा सारे परीक्षाओं के, कि सन्यासी विद्रोह को किसने मशहूर किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, कहां पर किया था? होम रूल लीग की स्थापना कहां पे किया था? तो इसमें दिखा रहा है बेलगांव में, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी बेलगांव में की थी, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये मुझे डाउट लग रहा है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो क्लाइव, क्योंकि वही गवर्नर था उस समय। निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तांबा। लोहा भी लौह चुंबकीय पदार्थ, स्टील भी, कोबाल्ट भी। चुंबकीय पदार्थ नहीं है पूछ रहा है तांबा। यदि दो लेंसों की शक्ति क्रमशः D1 तथा D2 और वे एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो युग्म की शक्ति होगी D1/D2। D1/D2।
एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाले प्रकाश के पास है। धातु की सतह से क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाले प्रकाश के पास क्या है? न्यून तरंग दर, कमतर वेग, अधिक तरंग दर की कुछ ऋण आवेश। जब तरंग दर अधिक होगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। गुड इवनिंग नेहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धारित्र की धारिता की व्यवहारिक इकाई क्या है? किसी धारित्र की धारिता की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो वो है कूलाम्ब। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है? सांद्रता में गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है, तो ये है नाइट्रोजन। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास है, प्राकृतिक निवास भारतीय शेर का है, तो ये है गुजरात के गिर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, वहीं पे। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख योगदानकर्ता नहीं। इसमें से है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मिनिमम पॉल्यूशन होता है इससे। कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, मीथेन हो, ये सब उसके योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाइड्रोजन नहीं। 70% से, नहीं बेटा साइंस नहीं है, सब है, वो जीएस का पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं। 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी निहित है कहाँ? तालाबों में, ग्रीनलैंड में, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ टोपियों में और महासागरों में। निम्न में से कौन सा एक रंजक है? रंजक मतलब डाई। पेरोलिन, इंडिगो, ऑर्लोन, निकोटिन, ये है। और इसी के लिए तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी का प्रथम आंदोलन। इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो इसलिए गांधी जी ने उसका विरोध किया कि ये इंडिगो की खेती करने से खेत चूंकि बर्बाद हो जाते थे, तो गांधी जी ने उसके पीछे आंदोलन किया और उसमें परिवर्तन करना पड़ गया था। निम्न में से कौन एक विस्फोटक है? डीडीटी, ऑक्सीजन, एमआरआई, टीएनटी। तो ये है टीएनटी विस्फोटक। निम्न में से कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? जुखाम, निमोनिया, तपेदिक, ये सभी। बिल्कुल, तो ये सब हवा से फैलने वाले रोग। अल्फांसो एक प्रजाति है, अल्फांसो एक प्रजाति है किसकी? केले की, सेब की, आम की कि अमरूद की? अल्फांसो जो है एक आम की प्रजाति, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन कि पायरिया किसकी बीमारी? पायरिया किसमें होता है? मसूड़ों में। नाक, फेफड़े, हृदय नहीं, मसूड़े में होता है पायरिया। समुद्री दूरी नापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें? डाप्शन। ओजोन परत की मोटाई डाप्शन में नापी जाती है। उस नदी का नाम बताइए जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये जायरे नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जायरे नदी। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व
ये अरुणाचल प्रदेश में संभवतः 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में आते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, और बिहार जो है सबसे ज्यादा है, वो 1102 व्यक्ति होंगे, हमको लगता है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे ज्यादा घनत्व वहीं पे। वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताइए। किसके अंतर्गत? वनों के अंतर्गत, ठीक है ना, वैसे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, वनों के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश जो था वो सबसे बड़ा स्टेट हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो है ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स। उत्तरी आयरलैंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा चावल कहां पैदा होता है? ये पैदा होता है पश्चिम बंगाल। चावल। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दलहनों का बृहत्तम उत्पादक है? दलहन का कौन राज्य? विजय, नमस्ते। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश एक नंबर। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में किसकी राजधानी अबुजा है? तो ये है नाइजीरिया की। निम्नलिखित महासागरों में से सबसे गहरा कौन है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऊंची नहीं, लंबी। लंबी पर्वतमाला जो है एडीज पर्वतमाला है। भारत में लौह अयस्क के बृहत्तम उत्पादन राज्य का नाम बताइए। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उड़ीसा। ठीक है। अभ्रक में कौन है? तो झारखंड है। MRTP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी अधिनियम 2009 के द्वारा छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है? पूंजी बाजार में कौन सी संस्था काम करती है? निवेश बैंक। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा नहीं आरोपित किया जाता? केंद्र सरकार द्वारा नहीं आरोपित किया जाता। सेवा कर, मनोरंजन कर, आयकर, निगम। औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल क्या था? लघु एवं कुटीर उद्योगों पर। लघु एवं कुटीर उद्योगों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था औद्योगिक नीति 1977 के अंतर्गत। किस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर 1948 की औद्योगिक नीति थी उसमें। किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थित है? जैतापुर नाभिकीय संयंत्र किस स्टेट में है? वो है महाराष्ट्र। कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती जाती है तब ये कर कहलाते हैं। कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती जाती है तब ये कर कहलाते हैं प्रतिगामी कर। हम लोगों की स्पीड
मुझे लगता है प्रॉपर है और लिमिटेड टाइम के भीतर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की तो ज़रूरत है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है? संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। 292 उधार लेने का है ना। कीमतों के वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? ऋणी। चलिए ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को, हाँ विजय बिल्कुल ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारत के संविधान को इनेक्ट यानी अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान इसी दिन बनके तैयार हुआ और संविधान निर्माताओं ने इसी दिन इस पर हस्ताक्षर किया था और इसके 15 आर्टिकल उसी समय लागू कर दिए गए थे। बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से किस श्रेणी से हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको किया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को फंडामेंटल राइट से जो है डिप्राइव करने में, सरकार को अपना काम करने में बहुत बाधा आ रही थी। तो उसने कहा कि चलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट से निकाल ही देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे करके आर्टिकल 300A के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया। भारत की संसद में सम्मिलित है पार्लियामेंट क्या क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद में शामिल है। आर्टिकल 79 ये बात बताता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालता है? राष्ट्रपति भी न हो, उपराष्ट्रपति भी न हो, तब राष्ट्रपति का काम कौन देखेगा? तो ये देखेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नमस्ते कृतिका। सामान्यतः संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अंतर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है? 85 कि 2 अधिवेशन के बीच पार्लियामेंट के 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके सामान्य कार्यकाल के पूर्व हटाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे?
संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ इस ऑप्शन में तो यही सही हो जाएगा। हालांकि हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अगला है कि निम्न में से कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय, कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट कौन सा है? ये है राजस्व मंडल। मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसमें होती है? वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। संविधान का पार्ट 9A किससे संबंधित है? 9A ये संबंधित है नगर पालिका में यानी म्यूनिसिपैलिटी में। चलिए, मैं इतना तेज चल रहा हूं फिर भी आप कई लोग हैं जो कि लगातार आंसर जल्दी जल्दी दे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और इससे क्या होगा कि आप जब किसी क्वेश्चन पर इतना कंसंट्रेट रहेंगे तो दिमाग में उतना देर तक वो टिकता है। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था, जिस प्रपोजल में भारतीयों को ये एक प्रपोजल था कि आप हमको मदद करिए, बेसिकली युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, मदद करिए, और जब भी ये वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो आप जो है अपने लिए संविधान बना लीजिएगा। लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो लास्ट में 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो कैबिनेट मिशन प्लान आया, और जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। एनी बेसेंट ने कब की थी? उसके जस्ट एक साल बाद, 1917 में। क्वेश्चन ये भी होता है कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट, 1917 में। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1925 में सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन अतिवादी नेता था? कौन अतिवादी नेता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे। तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है कि 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? कौन सा आंदोलन है? कृषक, किसानों का आंदोलन। तो बिहार में स्वामी सहजानंद। उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार का नाम बताइए जिसे फ्रांस में उसके श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला था। ये हैं निर्मल पांडे। फ्रांस में उनके अभिनय के लिए पुरस्कार मिला था। बोरीवली से बोरीबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शैलेश मटियानी। बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक शैलेश मटियानी हैं। चलिए इसको भी देख ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के लिए थोड़ा हो सकता है, बाकी जगह के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। उत्तराखंड में आरबीआई का
उप कार्यालय कब स्थापित किया गया? तो 2000 में किया गया। कौन सा जनपद ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तांबा नगरी के रूप में, ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ये है अल्मोड़ा। - 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? ये तो बहुत कठिन है। मेगा, ये सब चीजें अगर आप उत्तराखंड एपीओ देने जा रहे हैं तभी आपके लिए जरूरी है, बाकी और कहीं के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो चलिए रिवीजन के रूप में बहुत सही है और उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है। द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है? किस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है? तो अल्मोड़ा की घाटी को, अरे अल्मोड़ा को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। कृतिका को तो सब याद है, हमको लगता है क्वेश्चन सॉल्व की हुई है। उत्तराखंड के किस जिले में बाघनाथ मंदिर स्थित है? हाँ तो बिल्कुल, तब ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि देख रहे हैं ना, पहले भी आपने पेपर देखे होंगे, सारे पेपर में वहाँ का लोकल क्वेश्चन पूछता है, लोकल जीएस पूछता है। और मैं शुरू से ही ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ लॉ पढ़ के नहीं निकलने वाला वहाँ का प्री, उसके लिए आपको जीएस देखना होगा और जीएस भी यूके स्पेशल देखना होगा। अभी भी समय है आपके पास, यूके स्पेशल उठा के एक तो पतली सी कोई भी पत्रिका आती हो उसको पढ़ जाइए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हैं। और अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन वहां से हो जाएं तो 10 में तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर, और आप वो क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम लोकल पूछ दे रहा है। देखिए, चंद राज्य काल में उत्तराखंड के जमीन के मालिक को क्या कहते थे? थातवान उठा के किसी पढ़ते रहिए इतिहास, कहीं मिलेगा नहीं। स्पेशली उत्तराखंड का जब आप पढ़ेंगे तभी वो चीज मिलेगी। अब ये भी है कि बाहर के स्टेट में ये जो उत्तराखंड स्पेशल क्वेश्चन 10-15 है वो कहीं नहीं पूछने वाला। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये उधम सिंह नगर में। अब उत्तराखंड के हिसाब से जिला है ना उधम सिंह नगर गन्ना का उत्पादन में, वैसे गन्ना का उत्पादन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा नहीं होता। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम इस जनपद से प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, किस जनपद से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन हो सकता है किसी भी स्टेट के लिए, अल्मोड़ा से हो सकता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जो है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है। किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था? 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई कब? 1874 में। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब कर दिया गया? कि कहां पर? पंचायत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 50% कब कर दिया गया? तो 2008 में कर दिया गया। नेक्स्ट, कि ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत के सदस्य। ग्राम प्रधान के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए ग्राम प्रधान के लिए। बुग्याल है, बुग्याल क्या है?
बुग्याल जो है वह उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान है। क्या कृतिका, गलत बता रहा हूं क्या मैं? ये वाला बुग्याल वाला। तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदान है। द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? ये हैं फ्रैंक एस स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्रैंक एस स्मिथ। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया और मात्र 40-42 मिनट में ही हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं डिटेल में भी जाता, लेकिन चूंकि ये सिर्फ रिवीजन का पर्पज है और कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चन लेंदी हो जाते, तो इसलिए सिर्फ यही सॉल्व करा दिया आप लोगों को। उम्मीद है कि फ़ायदेमंद रहा होगा, कुछ न कुछ ज़रूर, और हर परीक्षा में फ़ायदा करेगा ही। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। और अच्छा, मैं बता दूं कि जब तक आप लोगों की परीक्षा नहीं हो जाती, मैं बता देता हूं, मैं क्या राजस्थान आरजेएस के नाम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। फ़ायदा आपको आरजेएस में भी करेगा और उत्तराखंड में भी करेगा। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षा जब तक नहीं हो जाती, 28 को है ना उसकी परीक्षा, अरे उत्तराखंड कर रहे हैं, 21 को है उत्तराखंड की, आरजेएस की 28 को है। तो ये परीक्षा जो है जब तक नहीं हो जाती ना, तो मैं अब जो है, जो थंबनेल होगा यूट्यूब का, वो मैं आरजेएस के नाम से चलाऊंगा कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए मैं करा रहा हूँ। एक्चुअल में राजस्थान में तो फायदा करेगा ही, ये आपके इसमें भी फायदा करेगा। ज्यादातर क्वेश्चन मेरे होंगे वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से ही। ठीक है, तो उसको अटेंड करिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। चलिए, तो ठीक है, तो मैं अब जाऊं, क्योंकि 8 बजे से फिर से हमारी क्लास होगी दूसरी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।